हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन से जो रिएक्टिविटी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, जिसमें कि हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग डील किए थे पिछला लेक्चर में। आज जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। और जनरली दो प्रकार के कॉमन ऑक्साइड्स हैं, एक ट्राई ऑक्साइड्स E2O3 फॉर्म का और दूसरा पेंट ऑक्साइड E2O5 टाइप का। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फॉर्म मेनली टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ट्राई ऑक्साइड और पेंट ऑक्साइड। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हम लोग, जैसे N2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। उसी प्रकार से NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। वैसे ही N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। वैसे ही N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। तो ये कॉमन ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। इसमें से यदि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम लोग, तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 +3 +4 +5। तो जितने भी ऑक्साइड्स होंगे नाइट्रोजन का, सब में नाइट्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और रीजन उसका क्या है कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नेगेटिव। तो यहाँ ऑक्सीजन का सब में -2 है, तो उस हिसाब से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं अदर एलिमेंट्स जो है ग्रुप 15 के, और उसमें से कॉमन जो है, जैसे फास्फोरस की बात करें तो P4O6, P4O8, P4O10, इससे डबल P4O6 मतलब ऐसा हो गया N2O3 का डाइमराइज फॉर्म, समझो ऐसे। तो जब नाम इसका लिखोगे तो यह फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड ही है, बस उसका डाइमर फॉर्म है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हो फास्फोरस टेट्रा ऑक्साइड, और ये है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। IPAC सिस्टम में हम लोग नाम ऐसे लिखते हैं, फास्फोरस ऐसा 5 ऑक्साइड, और यह 5 जो है फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बतला रहा है। तो ये कॉमन ऑक्साइड्स हैं। बाकी के एलिमेंट्स भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, और उसमें से ट्राई और पेंट ऑक्साइड कॉमन है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी सबका बनता है। आर्सेनिक का लोगे तो AS2O3, और एक बनेगा AS2O5, ट्राई ऑक्साइड और पेंट ऑक्साइड। वैसे ही एंटीमनी का ट्राई ऑक्साइड Sb2O3 और पेंट ऑक्साइड Sb2O5। वैसे ही बिस्मथ का Bi2O3 और Bi2O5 ऐसा। तो अदर एलिमेंट जो हुए उनका ट्राई ऑक्साइड और पेंट ऑक्साइड कॉमन हुआ। नाइट्रोजन जो है हर एक टाइप का ऑक्साइड्स बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कि सारे ऑक्साइड्स का जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है ना, उसके बारे में पूछता है।
आप बोलोगे कि ये ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक कैसे हो गए? तो एसिड और बेस का जो एक कंसेप्ट है उसमें से है एक लक्स फ्लड कंसेप्ट। लक्स फ्लड नाम है दो अलग अलग साइंटिस्ट का, और इस कंसेप्ट के अनुसार जो ऑक्साइड आयन डोनर होता है वह कहलाता है बेस, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होता है वह कहलाता है एसिड। ऑक्साइड आयन डोनर इज कॉल्ड बेस एंड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि सबका कैलकुलेट डिटरमाइन करते हैं एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ। तो याद रखिएगा कि ऐसे डाउन जाने से कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का बढ़ेगा, तो डाउन जाने से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह बढ़ता है ऑक्साइड का। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डाउन जाने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा तो ऑक्साइड आयन से जो है स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगा। मतलब ऐसे आप इसको समझो ना कि एक नाइट्रोजन पर +1 है और एक नाइट्रोजन पे +2 है, ई भी ऑक्साइड से जुड़ेगा और ई भी ऑक्साइड से जुड़ेगा। तो इस पे चार्ज अधिक है, साइज छोटा होगा, तो क्या होगा कि इसके बीच का अट्रैक्शन जो है ना स्ट्रांग होगा इसके तुलना में, और जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ऑक्साइड आयन यहाँ बने रहना चाहेगा, और ऑक्साइड आयन बने रहना चाहेगा मतलब ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा इसका। तो उस हिसाब से क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर इसका अधिक होगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सेंट्रल एटम का, ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से इधर भी P2O6 से ज़्यादा एसिडिक होगा, P4O6 से ज़्यादा एसिडिक, P4O8 उससे ज़्यादा, P4O10। ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी कर रहा है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखोगे तो +3, +4 और यहाँ हो जाएगा +5 ऐसा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे जो है आप याद रखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है ऑक्साइड का बढ़ता है। अब यदि आप कंपेयर करोगे ऐसे कुछ, कंपैरिजन यदि कुछ इस प्रकार से हो, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड लो N2O3, एक फास्फोरस का लो P2O3, या इसको ऐसे लिखा जाए P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम का वह फिक्स है, सब में +3 है, सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब यदि हम लोग कंपेयर करें इन सारे ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को, तो अब क्या हम लोग रिजल्ट लाएंगे, अब क्या कंक्लूजन आएगा इससे? तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, लेकिन साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, साइज ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है M3+ और O⸻- के बीच, वह अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीजेज, अट्रैक्शन घटेगा। और बताया कि जब ऑक्साइड आयन सेंट्रल एटम के तरफ या सेंट्रल आयन की तरफ कम अट्रैक्ट होगा तो वहाँ वह रहना नहीं चाहेगा, इसका ऑक्साइड आयन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम होगा। तो उस हिसाब से क्या होना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना है। एसिडिक, या इसको ऐसे आप लिखो
ऐसे समझ सकते हो, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। और एसिडिक स्ट्रेंथ जब घटेगा, क्यों घट रहा है, क्योंकि ऑक्साइड आयन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी घट रहा है। अब जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इसको ऐसे समझो कि नाइट्रोजन ट्रिपल प्लस और ओ डबल माइनस, और एक है बिस्मथ ट्रिपल प्लस और फिर यहाँ वो डबल माइनस, ऐसे। और यहाँ आप देखोगे तो कौन सा अट्रैक्शन वीक होगा, ऑब्वियसली बिस्मथ वाला वीक होगा। और जब यह अट्रैक्शन वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो यह ऑक्साइड आयन को जल्दी रिलीज कर सकता है, मतलब ऑक्साइड आयन डोनेटिंग एबिलिटी जो है बढ़ेगा। क्या लिखते हैं, ऑक्साइड आयन डोनेटिंग टेंडेंसी, ऑक्साइड आयन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज। और ऑक्साइड आयन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या हो रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। लेकिन यदि ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो फिर साइज बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसको एक्सप्लेन किए। तो ऑक्साइड से यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अच्छे से इस कंसेप्ट को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। नोट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ वीडियो से ही डायरेक्ट इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखोगे इसको। अकॉर्डिंग टू लक्सफ्लड कंसेप्ट, या सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट oxide ion is called an acid, and which has tendency to donate oxide ion can act as base. एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड का वैरी कैसे करेगा, उसको भी हम लोग देख लिए। ऑक्साइड का एट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक, और ऑक्साइड का एट्रैक्शन जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा। उसके बाद अब हम लोग बात करें, नेक्स्ट दो हम लोग देख लिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे हैलोजन की ओर रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। तो इसमें से जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वे हैलोजन से कंबाइन करके दो टाइप के ऑक्साइड्स हेलाइड्स बनाते हैं, एक ट्राई हेलाइड्स और दूसरा पेंटा हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स बनेंगे इस टाइप का EX3 और पेंटा हेलाइड होगा EX5। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन सा एलिमेंट ट्राई हेलाइड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट पेंटा हेलाइड बनाएगा, उस आधार पे। तो देखो, आप इसमें से हेलाइड को कांस्टेंट करके चलो। यदि मान लो कि हेलाइड की जगह क्लोरीन है तो ट्राई हेलाइड में बनाओगे आप NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। पेंटा हेलाइड में आप क्या बनाओगे, NCl5, PCl5, AsCl5, SbCl5, BiCl5। इन सबों में ट्राई हेलाइड्स सबके लिए कॉमन है, सभी बनाएंगे ट्राई हेलाइड्स। नाइट्रोजन का भी पेंटा हेलाइड नहीं बना सकता है। कारण इसका एक्सप्लेन किए हैं पीछे कि यदि यह पेंटा हेलाइड बनाता है ऐसा,
तो यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब मोर देन ऑक्टेट, और मोर देन ऑक्टेट नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट एग्जिबिट नहीं करते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन सबों का वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 4। नाइट्रोजन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 2s और 2p, p में 3 ऑर्बिटल्स, s में 1, टोटल ऑर्बिटल्स 4 हुए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। तो 10 होने का सवाल ही नहीं है। तो नाइट्रोजन का जो पेंटाहेलाइड है वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे वह NCl5 हो, NF5 हो, कोई भी नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। PCl5 ठीक है, AsCl5 भी ठीक है, E दोनों फिर थोड़ा गड़बड़ है। E दोनों का भी पेंटाहेलाइड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? पेंटाहेलाइड बनने के लिए क्या होगा कि जैसे आप Sb का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हो तो लास्ट में आ रहा था 5s2 5p3, इसका 6s2 और 6p3। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 5 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के वैलेंस शेल में है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स है फिर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है कि ये S के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है पीछे इनर्ट पेयर इफेक्ट को। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द वैलेंस S इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज 2 हेवियर एलिमेंट्स do not participate in the bond formation, and hence these 2 pentahalides, that is SbCl5 and BiCl5, generally do not exist, or if exist they are unstable। यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर ये दोनों क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो इस बात को अच्छे से जो है ध्यान में रख लेना है। ट्राईहेलाइड सबके लिए ठीक है, लेकिन पेंटाहेलाइड NCl5 कभी बनाएगा नहीं। रीजन समझ गए हम लोग। PCl5 AsCl5 ठीक है, SbCl5 और BiCl5 में फिर यहाँ दिक्कत आ गया। और दिक्कत क्या आ गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, इसलिए S का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यदि हम लोग बात करें शेप की, तो जो ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड है, शेप सबका लगभग एक समान होगा यदि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी के अनुसार चलें। तो जो ट्राईहेलाइड्स हैं EX3, एक लोन पेयर बचेगा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यदि 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे। उस हिसाब से यदि आप यहाँ देखोगे तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, ऐसा। अस्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन यदि लिखोगे तो sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर, तो कैसा शेप होता है? तो इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ऐसा। ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। और इसमें से जो यह बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? sp3p सिग्मा बॉन्ड। जो आप हैलोजन लोगे उसका p ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करके जो है बॉन्ड बनाएगा sp3p सिग्मा बॉन्ड। वही यदि आप पेंटाहेलाइड की बात करते हो तो 5 हैलोजन होंगे अगल बगल, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी है ग्रुप 15 का, 5 हैलोजन है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, लोन पेयर नहीं होगा। तो यहाँ यदि आप देखोगे सारे सिग्मा हुए, अगल बगल 5 सिग्मा, लोन पेयर तो है नहीं, उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे sp3d हो जाएगा। और एक रेगुलर शेप जो sp3d में होता है वह कौन सा शेप होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा। इसमें से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप को काफ़ी डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन किए हैं जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। और डिटेल में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में यह बॉन्ड होता है एक्सियल, जो कि लंबा बॉन्ड होता है, और लंबा होगा मतलब कमज़ोर होगा, वीकर, लॉन्गर एंड वीकर। यह जो बॉन्ड है
दिस वन, यह एक्सियल बॉन्ड होता है, सॉरी इक्वाटोरियल, एक्सियल तो ही गया, इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है। और इक्वाटोरियल बॉन्ड जो है छोटा होता है, और छोटा होता है तो मजबूत होगा, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। एंगल की हम लोग बात करते हैं, जो इक्वाटोरियल है वे सभी 120 डिग्री पे होते हैं, और यह जो है 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 डिग्री है ऐसा। तो पेंटाहेलाइड्स में एक्सियल के जो दो बॉन्ड्स हैं वीक हैं, लंबा बॉन्ड है, और वीक होने के चलते ये जल्दी से टूट जाते हैं, इसलिए जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वे जनरली कम स्टेबल होते हैं ट्राइहेलाइड्स की तुलना में। पेंटाहेलाइड्स में क्या बोले कि दो एक्सियल बॉन्ड्स हैं जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं, और वीक होने के चलते ये टूट जाते हैं आसानी से, और पेंटाहेलाइड जो है ट्राइहेलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे PCl5 को यदि आप हीट करोगे तो यह PCl3 + Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दो बॉन्ड टूट रहा है, ऑब्वियसली जो वीकर बॉन्ड है एक्सियल का वही बॉन्ड टूट रहा है। तो एक शेप से रिलेटेड क्वेश्चन में भी इसमें आ जाए तो आप याद रखोगे कि पेंटाहेलाइड का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइहेलाइड का ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में थोड़ा डिटेल है कि अलग अलग इसमें एंगल होगा, बॉन्ड का लंबाई अलग होगा, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें देख चुके हैं, काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं इसको। अब इसमें से ये जो ट्राइहेलाइड्स होते हैं उनका जनरली हाइड्रोलाइसिस होता है। अब देखो इन सारे हेलाइड्स में है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड, यदि आप हाइब्रिडाइजेशन दिखा पा रहे हो तो, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी हम लोग जानते हैं कि 100% कोवेलेंट कैरेक्टर जनरली नहीं होता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आता है। और यह आयनिक कैरेक्टर कहाँ से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो फाजाओ रूल इसके लिए हम लोग पढ़े हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ही बार बार केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का जिक्र किया जा रहा है, वह इंपॉर्टेंट यूनिट है ही, उसका हर एक टॉपिक इनऑर्गेनिक में यूज होगा, ऑर्गेनिक में भी लेकिन इनऑर्गेनिक में ज़्यादा। तो जैसे मान लो NCl3 है, PCl3, AsCl3, SbCl3 और BiCl3। डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। सेंट्रल एटम का मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने से, हम लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ECl है, या इसको ऐसे लिखो कि आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड इंक्रीजेज। आयनिक बॉन्ड जो बनता है वह एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच। तो देखो क्लोरीन सब में कॉमन है और क्लोरीन एक वेल नोन नॉन मेटल है, लेकिन नाइट्रोजन तो ठीक है नॉन मेटल, फास्फोरस भी नॉन मेटल, लेकिन इधर से हम लोग जानते हैं तो फिर मेटलॉइड और ये हो जाता है मेटल। तो एक मेटल एक नॉन मेटल है तब तो वह आयनिक नेचर का होने वाला है। दोनों नॉन मेटल है तो ठीक है कि कोवेलेंट करे, हालांकि कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं है और 100% आयनिक नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोवेलेंट और ज़्यादा आयनिक ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर हेलाइड का बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीजेज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी 4 दिए हुए रहेंगे, पूछा जाएगा कि मोस्ट कोवेलेंट नेचर का कौन है या मोस्ट आयनिक नेचर का कौन है। इसको अच्छे से आप ध्यान में रखोगे, किस आधार पे एक्सप्लेन करोगे, तो ऐसा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पे कि ऊपर वाले नॉन मेटेलिक हैं, क्लोरीन भी नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कोवेलेंट बनाएगा,
नीचे जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, या यूँ बोलें कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जब मेटल नॉन मेटल आता है तो फिर आयनिक बन जाता है, और आयनिक यदि कैरेक्टर इंड्यूस हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उसमें डिक्रीज करेगा, घटेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोलाइसिस की, कि जो ट्राई हेलाइड्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलाइड्स। तो जैसे मान लो आप लेते हो NCl3 प्लस 3H2O, तो अमोनिया बनता है, HCl वो बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड जो है निकलेगा यहाँ से। उसी प्रकार से यदि आप PCl3 लेते हो और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो फिर यहाँ से फास्फोरस एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा। वैसे ही यदि आप आर्सेनिक क्लोराइड लेते हो और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो इसका ऑक्साइड बनेगा प्लस 6HCl। वैसे ही यदि आप जाते हो SbCl3 की ओर और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो SbOCl, एंटीमनी हाइपोक्लोराइड प्लस 2HCl, क्या नाम हो जाएगा इसका, एंटीमनी हाइपोक्लोराइड। उसी प्रकार से BiCl3 में जाओगे और इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड प्लस HCl। देखो सब में प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग है। NCl3 हाइड्रोलाइज किया तो अमोनिया बनाया, PCl3 हाइड्रोलाइज किया तो फास्फोरस एसिड बनाया, E जो है ऑक्साइड बनाया, और E दोनों का प्रोडक्ट सेम है। तो इसको आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि NCl3 का हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया मिलता है, PCl3 का हाइड्रोलाइसिस से फास्फोरस एसिड, AsCl3 का हाइड्रोलाइसिस से इसका ट्राई ऑक्साइड मिलेगा, और ये बाकी दोनों जो हाइपोक्लोराइड बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है इसमें। बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो एक्सप्लेनेशन बड़ा रेयर होता है सब रिएक्शन का, तो आपको रट करके ही रखना होगा इसमें। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ऑक्साइड्स भी दिए रहेंगे, ऑक्सो एसिड्स भी दिए रहेंगे, हाइड्राइड्स भी दिए हुए रहेंगे। तो आपको रट करके रखना होगा कि भाई नीचे के जो दो एलिमेंट्स हैं वे हाइपोक्लोराइड बना रहे हैं, बीच वाला ऑक्साइड एक ही फास्फोरस एसिड, और ये बना रहा है अमोनिया। साइड प्रोडक्ट यदि NCl3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी में जो साइड प्रोडक्ट है वह सेम है, HCl। तो साइड प्रोडक्ट के आधार पे भी आप याद रख सकते हो कि BCl3 रिएक्शन करता है तो 3 मोल HCl निकलता है। तो जब 3 मोल HCl निकल रहा है तो बाकी बच क्या रहा है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट लिखोगे। इसमें 2 मोल HCl निकल रहा है, तो जब 2 मोल HCl निकाल दोगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख दो। तो ऐसे भी आप साइड प्रोडक्ट के आधार पर इसको रट करके रखो या मेन प्रोडक्ट याद रखो, लेकिन है तो ये इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि यह जो हाइड्रोलाइसिस है वह ट्राई हेलाइड्स के लिए कॉमन है, पेंटा हेलाइड्स के लिए जो है वह हाइड्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। पेंटा हेलाइड्स के लिए हाइड्रोलाइसिस जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। तो उसके लिए आप कारण दे सकते हो कि पेंटा हेलाइड्स तो ऑलरेडी अनस्टेबल हैं, हाइड्रोलाइसिस करोगे भी तो वह ट्राई हेलाइड में बदल करके हाइड्रोलाइज होंगे। तो ऐसा आप एक्सप्लेनेशन जो है इसमें दे सकते हो। उसके बाद ये जो हेलाइड्स होते हैं, ट्राई हेलाइड्स या पेंटा हेलाइड्स, ये लेविस एसिड का काम करते हैं। ये सभी लेविस एसिड का काम करते हैं। जैसे मान लो आप PCl5 लेते हो तो यहाँ यदि आप देखोगे तो इसका शेप तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना है, ऐसा 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के वैलेंस शेल में, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो यहाँ S मतलब 3s, यह है 3p और यह है 3d। तो इसका हुआ एक ऑर्बिटल, p के 3
और डी के 5। तो ये सभी तो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ये सभी sp3d के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उसके बाद भी देख रहे हो कि ये सभी वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने के चलते क्या होगा कि वैसा कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता हो, जैसे कोई हेलाइड आयन हम लोग ले लें, तो वैसा कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता हो तो वह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। और वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होने के चलते ये काम करते हैं लेविस एसिड के। और यहाँ यदि कोई आप हेलाइड आयन ही लो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस है तो यह डोनेट करेगा, तो ये काम करेगा लेविस बेस का। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि जो px5 है, यदि यह x माइनस से कंबाइन करे तो यह px6 माइनस बन जाएगा। मतलब pCl5 Cl माइनस से कंबाइन करके pCl6 माइनस बन सकता है। इसको आप ऐसे दिखा दो, pCl5 Cl से यदि कंबाइन करवाओगे तो ये बन जाएगा HpCl6 ऐसा। तो ये जो है हुए हेलाइड्स के बारे में। अब जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मेटल से कंबाइन करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड्स बनाएगा, बाकी के एलिमेंट हैं तो अपने जैसा कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे मान लो आप एक मेटल का भी देख ही लो, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। तो देखो मेटल में भी जो एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इन सारे मेटल से कंबाइन करके, और मेनली जो कॉम्बिनेशन होगा वह नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करता हो मेटल से, तो मेटल वहाँ अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा और वह अपना इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र करेगा उस नॉन मेटल को। तो यह नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाएगा और ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। जैसे मान लो कि आप सोडियम लेते हो, 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन लोगे इसके वैलेंस शेल में 5 है ऐसा, तो उसके लिए क्या होगा कि 3 सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये बन जाएंगे 3 सोडियम आयन प्लस यह बन जाएगा नाइट्राइड आयन 3 माइनस, और ये फिर आपस में कंबाइन करके बना लेंगे सोडियम नाइट्राइड। तो जो एक्टिव मेटल्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, वे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नॉन मेटेलिक नेचर के जो एलिमेंट है ग्रुप 15 के उनको, और ऐसे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है मेटल के साथ रिएक्टिविटी। इसमें से नाइट्राइड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे ही फास्फोरस रहा तो फॉस्फाइड बनाएगा, आर्सेनिक रहा तो आर्सेनाइड बनाएगा, एंटीमोनाइड बनेगा, बिस्मुथाइड, ऐसे करके बनते हैं जैसे यहाँ हमने दिखाया। तो इस तरह से आज का इस लेक्चर में जो है हम लोग क्या क्या देखें, तो ऑक्साइड्स के बारे में, हेलाइड्स के बारे में, और ये मेटल का रिएक्टिविटी। तो ये जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टी था ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, वो समाप्त होता है। आगे का लेक्चर से ग्रुप 15 एलिमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। धन्यवाद।